एक साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से एक ऐसी बारिश बनी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से तड़पते हुए मरने लगे और सिर्फ 2 दिन में वायरस और बारिश मिलकर आधी दुनिया को मिटा देती है। अब जिंदा बचने वालों ने जीने के लिए एक दूसरे का शिकार शुरू कर दिया। इसी तबाह हो चुकी दुनिया में सिमोन नाम की एक लड़की अपने भाई के साथ 8 साल बंकर में छिपकर जी रही थी, पर अब उनका खाना खत्म हो चुका था। जब वह दोनों बंकर से बाहर आते हैं तब कुछ हंटर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और सिमोन अपने भाई रेस्मस से अलग हो जाती है। सिमोन जैसे तैसे उनसे पीछा छुड़ा लेती है, पर एक जगह सिमोन को एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जिसकी हालत बहुत खराब थी। आसमान में काले बादल छा चुके थे और जल्द ही तेज बारिश आने वाली थी। उस बारिश में भीगते ही दोनों की मौत कुछ ही मिनटों में हो जाती। इसलिए सिमोन तुरंत ही उसे लेकर पास की एक बिल्डिंग में चली जाती है। वहां पहुंचने पर वह देखती है कि बच्चा भूख से परेशान होकर कुछ पेन किलर्स खा रहा था। ये देखकर सिमोन का दिल भर आता है। वह जल्दी से अपने बैग से थोड़ा खाना निकालती है और बच्चे को दे देती है। तभी उस बच्चे का पिता वहां पहुंचता है। जब वह सिमोन के हाथ से खाना खाता हुआ बच्चा देखता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। वह बार बार सिमोन को थैंक यू कहने लगता है। वह आदमी बताता है कि अगर उसके बेटे की तबीयत इतनी खराब न होती तो वह इस टाउन को बहुत पहले छोड़ चुका होता। वह सिमोन को चेतावनी देता है कि यह टाउन खतरनाक लोगों से भरा पड़ा है और उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। असल में टाउन के पास एक डॉक्टर था जो लोगों का इलाज करता था और वही आदमी भी अपने बेटे का इलाज वहीं करवा रहा था। यह सब सुनकर सिमोन उन्हें थोड़ा और खाना दे देती है ताकि वह कुछ दिन और गुजारा कर सकें और जैसे ही बच्चा ठीक हो जाए वहां से निकल जाए। वह आदमी सिमोन का दिल से शुक्रिया अदा करता है और बारिश रुकने के बाद अपने बच्चे के साथ बाहर निकलता है। लेकिन बाहर जाते ही कुछ लोग उन्हें घेर लेते हैं। बच्चे के हाथ में खाना देखकर वे पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों में पिता और बेटे दोनों को मार डालते हैं। ये देखकर सिमोन डर जाती है और किसी तरह वहां से भागकर एक बेकरी में पहुंचती है जहां उसके बाकी साथी मौजूद थे। लेकिन तभी एक आदमी अंदर आता है जो अचानक रास्मस की गर्दन पर चाकू रख देता है और सिमोन और बाकी सबसे सारा खाना मांगता है। सब घबरा जाते हैं। तभी पीछे से मार्टिन और पैट्रिक वहां पहुंचते हैं और उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। रास्मस की जान बच जाती है। मार्टिन और पैट्रिक को देखकर बिएट्रिस और बाकी सब बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि ये दोनों उन्हें ढूंढते हुए आएंगे। असल में बिएट्रिस के जाने के बाद से मार्टिन बेचैन था क्योंकि वह उसे पसंद करने लगा था। खैर, वहां मौजूद आदमी अपनी जान बचाने के लिए रास्मस को स्टैब करके भाग जाता है। सब डर जाते हैं और रास्मस को संभालने लगते हैं। तब सिमोन बताती है कि पास में एक बंकर है जहां उसका इलाज किया जा सकता है। इसलिए सब रास्मस को एक शॉपिंग कार्ट में डालकर उस बंकर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन वहां पहुंचने पर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बंकर का गेट पहले से टूटा हुआ था और अंदर का सारा खाना और जरूरी सामान गायब था। अब उनके पास खाने का कुछ नहीं था और रास्मस की हालत भी खराब थी। मार्टिन जल्दी से उसके घाव पर डक्ट टेप लगाता है ताकि खून रुक सके। जब रास्मस सो जाता है तो मार्टिन सिमोन से बात करता है और उसे मैप पर एक लोकेशन दिखाता है। वहां एक बड़ी वॉल थी जो पहले टाउन बॉर्डर का हिस्सा नहीं थी लेकिन शायद बाद में बनाई गई थी। उसे देखकर साफ समझ आता है कि उस वॉल के अंदर का इलाका क्वारंटाइन जोन में तब्दील किया गया है। मार्टिन बताता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो इस क्वारंटाइन जोन के बाहर जाना होगा। यह सुनकर उसे भी लगता है कि मार्टिन सही कह रहा है, इसलिए वह उसके प्लान में साथ देने के लिए मान जाती है। हालांकि उससे पहले उसे अपने भाई रास्मस को ठीक करना था और अपने पिता को ढूंढना था। इसलिए वह तय करती है कि पहले पास वाले डॉक्टर के घर जाया जाए जो एक पुराने ब्रिज को पार करने के बाद था। अब उस ब्रिज पर जाना बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि वहां चारों तरफ हंटर्स मौजूद थे। लेकिन सिमोन और बाकी सबने एक प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक सिमोन जानबूझकर भागते हुए उस ब्रिज की तरफ जाती है ताकि हंटर्स का ध्यान उसकी तरफ जाए। थोड़ी देर में कुछ ड्रोन्स उसकी लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं और हंटर्स उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। सिमोन उन्हें दौड़ते हुए एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर ले जाती है जहाँ पहले से मार्टिन और बाकी सब लोग छिपे हुए थे। जैसे ही हंटर्स फैक्ट्री के अंदर पहुंचते हैं मार्टिन और उसकी टीम उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। अब मार्टिन उनसे उनके बाकी साथियों और उनके बेस के बारे में पूछता है लेकिन वे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। मार्टिन का गुस्सा बढ़ जाता है और वह उन्हें मारने का फैसला करता है। ये देखकर सिमोन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह चाहती थी कि मार्टिन किसी की जान न ले ताकि उनमें और उन खूंखार लोगों में कुछ तो फर्क बना रहे। लेकिन मार्टिन उसकी बात नहीं सुनता। तभी जीन उन हंटर्स में से एक के हाथ पर बना टैटू नोटिस करता है। उस टैटू को देखते ही उसका चेहरा बदल जाता है। वह बिना कुछ बोले मार्टिन से कहता है कि उन लोगों को खत्म कर दो और खुद वहां से बाहर चला जाता है। बाकी सब लोग समझ ही नहीं पाते कि जीन ने ऐसा क्यों कहा। थोड़ी देर बाद मार्टिन बाकी सबको भी बाहर भेज देता है लेकिन बाहर निकलते ही 3 गन शॉट्स की आवाज गूंजती है। सब समझ जाते हैं कि मार्टिन ने उन हंटर्स को मार दिया है। कुछ देर बाद मार्टिन बाहर आता है और सबको हंटर की जीप में बैठने को कहता है और वे वहां से निकल पड़ते हैं। ब्रिज को क्रॉस करते हुए वे डॉक्टर के घर की तरफ बढ़ रहे थे लेकिन माहौल बहुत भारी था। सिमोन और बाकी सबका मूड मार्टिन के किलिंग नेचर की वजह से खराब हो चुका था मगर सबसे ज्यादा परेशान जीन था। वह अब भी उसी टैटू वाले आदमी के बारे में सोच रहा था। यहीं से कहानी कुछ साल पीछे चली जाती है। उस वक्त की जब जीन ने किसी तरह
उस डेथली रेन से अपनी जान बचाई थी। वह कई दिनों से बिना खाना और पानी के भटक रहा था। कमजोरी की वजह से चलते चलते होश होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ एक लड़की आती है और उसे देख तुरंत अंदर ले जाती है। उस घर में लड़की की पूरी फैमिली रहती थी। वे लोग जीन को खाना खिलाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और फिर उसे अपने साथ घर में रहने का ऑफर देते हैं। जीन, जो लंबे समय से अकेला था, खुशी खुशी मान जाता है। कुछ दिनों बाद उसे पहली बार लगता है कि जिंदगी फिर से सही हो सकती है। लेकिन एक दिन अचानक बाहर से हंटर्स की गाड़ियों की आवाज आने लगती है। लड़की का पिता सबको संभालता है और जल्दी से जीन और अपनी बेटी को पास के एक शेड में छिपा देता है। तभी बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। हंटर्स उस आदमी की वाइफ को मार देते हैं और थोड़ी देर में वह आदमी भी उनके हाथों मारा जाता है। जीन छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था और तभी उसकी नजर उसी टैटू पर पड़ती है। तभी लड़की अपने पिता की चीख सुनकर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन जीन तेजी से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वे दोनों पकड़े न जाएं। मगर जब हंटर्स वहां से चले जाते हैं और जीन उसका हाथ हटाता है तो उसे एहसास होता है कि वह लड़की अब सांस नहीं ले रही। इसी वजह से जीन उस फैक्ट्री वाले आदमी को मारने को कहता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वही शख्स था जिसने उस परिवार को मार डाला था, जिसने उसकी जान बचाई थी। अब पास्ट में जीन शॉक में चला जाता है। वह बाहर आता है, पिता और बेटी दोनों की डेड बॉडीज को रिस्पेक्ट से दफनाता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है और अपने आप को मारने की सोचता है। लेकिन उसी समय वहां लिया और बिएट्रिस पहुंच जाती हैं, जो जीन को अपने ग्रुप में शामिल कर लेती हैं। प्रेजेंट टाइम में यही सब सोचकर जीन बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद सब उस जगह पहुंचते हैं जहां उस डॉक्टर का घर था, लेकिन वहां काफी सारे घर होने की वजह से उस डॉक्टर को ढूंढना मुश्किल था। तब ड्रोन की मदद से वे किसी तरह उस घर का पता लगा लेते हैं। जैसे ही वे घर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर गन लेकर बाहर आती है और सबको गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन सिमोन किसी तरह उसे शांत करवाती है और रेस्मुस की हालत दिखाती है। रेस्मुस को देखकर डॉक्टर मदद करने के लिए मान जाती है। वह सबको अंदर ले जाकर रेस्मुस के घाव पर टांके लगा देती है, जिससे उसकी हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो जाती है। फिर बातों बातों में सिमोन को पता चलता है कि पहले उस डॉक्टर का भी एक हस्बैंड और 2 बेटियां थीं, लेकिन पहली रेन के वक्त उसने सबको खो दिया था। तब से वह अकेली रह गई थी और जो भी उसके पास मदद मांगने आता था वह उसकी मदद जरूर करती थी। सिमोन भी उसे अपने पिता फ्रेडरिक के बारे में बताती है। यह सुनकर डॉक्टर एक पल के लिए हैरान रह जाती है। इसके बाद वह दोनों को अपने घर के पास एक पुराने बंकर में ले जाती है, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा बंकर में वे पहले रहते थे। यानी यह साफ था कि डॉक्टर भी पहले फ्रेडरिक की कंपनी में काम कर चुकी थी। अंदर जाकर डॉक्टर रेस्मुस को ठीक करने के लिए एक इंजेक्शन लगाने लगती है। उसी वक्त सिमोन उससे फ्रेडरिक के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि उसे ऐसे किसी आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर सिमोन कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि फ्रेडरिक तो कंपनी के सबसे पुराने वैज्ञानिकों में से एक थे। सब लोग उन्हें जानते थे। वह डॉक्टर से सच्चाई जानने की कोशिश करती है, जिस पर डॉक्टर बताती है कि उसे फ्रेडरिक से नफरत है। दरअसल फ्रेडरिक के एक एक्सपेरिमेंट की वजह से ही ये रेन वायरस फैला था, जिसने डॉक्टर की पूरी फैमिली को मार दिया था, और यही वजह थी कि अब वह सिमोन और रेस्मुस दोनों को इस बंकर में लाकर मारने वाली थी। यह सुनकर सिमोन के तो होश उड़ जाते हैं। वहीं बाहर मार्टिन और बाकी सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती हैं। वह हंटर्स की गाड़ियां थीं, वही हंटर्स जिन्हें सिमोन ने जिंदा छोड़ने की बात की थी। अब जीन ये देखकर गुस्से में आ जाता है और गन उठाकर सीधे उस टैटू वाले बंदे को मार देता है। ये देखकर बाकी सब उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। मार्टिन भी जवाबी फायर करने वाला होता है, लेकिन पैट्रिक उसे रोक देता है, क्योंकि अभी उनके पास लोगों की तादाद बहुत कम थी और हंटर्स की संख्या ज्यादा। इसलिए वे लोग फिलहाल पीछे हटने और बाद में जीन को बचाने का प्लान बनाते हैं। पैट्रिक और मार्टिन तुरंत सिमोन और रेस्मस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जल्दी ही वे उस बंकर तक पहुंच जाते हैं, जहां सिमोन किसी तरह डॉक्टर को रोकने की कोशिश कर रही होती है। पर जब डॉक्टर नहीं रुकती तो पैट्रिक मजबूर होकर उसे शूट कर देता है और डॉक्टर वहीं मर जाती है। उसके बाद सब वापस किसी सेफ जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में पैट्रिक को मार्टिन पर गुस्सा आता है कि उसने उन हंटर्स को जिंदा क्यों छोड़ा था, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो जीन आज उनके साथ होता। मार्टिन को भी इस बात का पछतावा था, लेकिन वह पैट्रिक के सामने कुछ नहीं कहता। रात में जब सब आराम करने रुकते हैं तो सिमोन उसके पास आती है और कहती है कि गलती उसकी भी थी। अगर वह मार्टिन को उन लोगों को छोड़ने को नहीं कहती तो शायद जीन अब भी जिंदा होता। मार्टिन उसे माफ कर देता है और दोनों तय करते हैं कि आगे के सफर में अब हर कोई अपने अपने तरीके से जिएगा, क्योंकि इस टूटे हुए संसार में भरोसा और इंसानियत अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अब अगली सुबह जब वे लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हुए जीन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी, इसलिए सब घबराकर किसी शेल्टर की तलाश करने लगते हैं। लेकिन आसपास कोई भी जगह मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब साफ था कि अगर बारिश शुरू हो गई तो शायद अब वे सब जिंदा नहीं बचेंगे। पर मार्टिन किसी तरह एक पुराना मैंशन ढूंढ लेता है जहां जाकर वे लोग बारिश से बच सकते थे। मगर जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, अचानक कुछ अजनबी लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। मार्टिन तुरंत अपनी गन निकालकर उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे लोग गन से भी नहीं डरते थे। तभी उनके सामने उनका लीडर एलेक्स आता है और कहता है कि वह लोग किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए,
बल्कि मदद करने आए हैं। और कोई रास्ता न होने की वजह से वह अपनी टीम के साथ एलेक्स के घर के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वे देखते हैं कि वहां एलेक्स जैसे और भी लोग रहते थे जिन्हें ना खाने की कमी थी और ना ही पानी की। एलेक्स उन्हें एक कमरा देता है ताकि वे आराम कर सके। मार्टिन और बाकी सब थोड़ा डरते हुए अंदर जाते हैं और वहीं रात बिताते हैं। अगली सुबह उनके पास एक बूढ़ी औरत कैरन आती है जो वहाँ की बाकी सारी चीजें संभालती थी। वह मुस्कुराते हुए सबको बाथरूम की ओर ले जाती है ताकि वे नहा सकें। रास्ते में सिमोन और पेट्रिक देखते हैं कि कैरन और बाकी लोग अपने बैकयार्ड में ही सब्जियां उगा रहे हैं। कैरन उन्हें एक टोमेटो खाने के लिए देती है, लेकिन सबको डर था कि कहीं उसमें कुछ गड़बड़ न हो। कैरन खुद वह टोमेटो खाकर दिखाती है और जब उसे कुछ नहीं होता तो बाकी सब भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। फिर वह सबको नहलाने के लिए पानी दिखाती है, लेकिन क्योंकि पानी टॉक्सिक हो सकता था इसलिए कोई भी उसमें उतरने की हिम्मत नहीं करता। कैरन फिर खुद पानी में उतरती है और जब उसे कुछ नहीं होता तो धीरे धीरे बाकी सब भी मजे से नहाने लगते हैं, सिवाय मार्टिन के। मार्टिन को अब भी इन लोगों पर भरोसा नहीं था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इतने बुरे समय में इनके पास इतना ताजा खाना, पानी और मांस आखिर आ कहां से रहा था। इसलिए वह अकेले ही पूरे मेंशन का चक्कर लगाने निकल पड़ता है। काफी देर तक इधर उधर देखने के बाद भी उसे कुछ खास नहीं दिखता। वह वापस घर लौट आता है जहां बिएट्रिस, लिया और पेट्रिक को बाकी सबके साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए देखता है। यह देखकर उसका शक और बढ़ जाता है। मार्टिन सीधे एलेक्स के पास जाकर पूछता है कि इतने बुरे समय में जब आसपास जानवर भी नहीं बचे तो उनके पास इतना ताजा मीट आखिर आता कहां से है। एलेक्स बस मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वह बस उनकी मदद कर रहा है और उन्हें अब उस पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मार्टिन को उसकी बातें बनावटी लगती हैं। वह धीरे धीरे नीचे बेसमेंट की ओर जाने लगता है जहां से उसे मांस काटने की आवाजें आ रही थीं। वह दरवाजे तक पहुंचता है और वह अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी एक वर्कर उसके सामने आ जाता है। मार्टिन जल्दी से बहाना बनाता है कि वह वॉशरूम ढूंढ रहा था और वापस ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर वह तुरंत सिमोन को सब कुछ बता देता है। मार्टिन के हिसाब से यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी और उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन सिमोन अभी भी रेसमुस को ठीक करवाना चाहती थी क्योंकि उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी थी। इसलिए वह मार्टिन से थोड़ी देर रुकने को कहती है और खुद रेसमुस को लेकर मेंशन में ही काम करने वाले डॉक्टर हेडी के पास चली जाती है। उस दौरान हेडी को जब सिमोन और रेसमुस के बारे में पता चलता है तो वह तुरंत रेसमुस को एक एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाने का सुझाव देता है। उसने बिना देर किए एक सिरिंज भी निकाल ली, लेकिन सिमोन उस सिरिंज को देखते ही सतर्क हो जाती है और तुरंत हेडी को रोक देती है क्योंकि वह सिरिंज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस फीमेल डॉक्टर ने रेसमुस को लगाने की कोशिश की थी। हेडी कुछ पल के लिए चौंकता है, लेकिन फिर सिमोन की बात मान जाता है और रेसमुस को सिर्फ नॉर्मल मेडिकेशन दे देता है। इलाज खत्म होने के बाद सिमोन चुपके से वही सिरिंज चुरा लेती है और जब वह उसे फीमेल डॉक्टर वाली सिरिंज से कंपेयर करती है तो दोनों बिल्कुल एक जैसी निकलती हैं। दोनों पर एक ही कंपनी का लोगो था, वही कंपनी जिसमें सिमोन का पिता फ्रेडरिक काम किया करता था। ये देखकर सिमोन के मन में सवालों की बाढ़ आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हेडी और उसके पिता की कंपनी के बीच क्या रिश्ता हो सकता है। इसलिए वह सीधे उसके पास जाकर फ्रेडरिक के बारे में पूछती है। सिमोन को गुस्सा भी आता है क्योंकि अब उसे यह समझ आने लगा था कि इस पैंडेमिक के फैलने के पीछे उसी कंपनी का हाथ था और आज भी लोग उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हेडी कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि तभी एलेक्स आकर बीच में बोल पड़ता है। वह सिमोन को शांत करने की कोशिश करता है और उसे वहां से बाहर भेज देता है। थोड़ी देर बाद जब सिमोन अपने साथियों के पास वापस आती है तो वह सब कुछ मार्टिन को बता देती है। यह सुनकर मार्टिन का शक और गहरा हो जाता है और अब वह वहां से जल्द निकलने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन सिमोन किसी भी हालत में वहां से नहीं जाना चाहती थी। वह यह जानना चाहती थी कि इन लोगों का उसके पिता की कंपनी से आखिर क्या रिश्ता है। सिमोन के इस फैसले से मार्टिन थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन बाकी सबको तो वहां का माहौल काफी अच्छा लग रहा था। लिया तो धीरे धीरे उस जगह के लोगों से घुल मिल भी चुकी थी। उसे कैरन के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगने लगा था क्योंकि कैरन उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। कैरन की असली बेटी पहली बारिश के समय मारी गई थी और यह सुनकर लिया का दिल भर आता है। कैरन की बातों से भावुक होकर लिया रोने लगती है और धीरे धीरे वह अपना दर्द उसके साथ बांट देती है। वह बताती है कि फर्स्ट ट्रेन से एक दिन पहले उसने अपनी माँ की मना करने के बावजूद अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का फैसला किया था, लेकिन उसी पार्टी में कुछ लोगों ने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दी और फिर उसके साथ गलत हरकत की। इसके बाद उन्होंने उसका वीडियो ऑनलाइन डाल दिया। उसकी माँ ने वह वीडियो देख लिया था। गुस्से और दुख में उसने लिया को फोन करके बहुत कुछ सुनाया। लिया सोच रही थी कि काश जिन लोगों ने उसके साथ ये सब किया वे सब मर जाएं। किस्मत ने भी जैसे उसकी बात सुन ली। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो गई और गार्डन में पार्टी कर रहे सभी लोग उसी बारिश में मारे गए। लिया ने तुरंत अपनी माँ को फोन करके घर के अंदर आने को कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ भी बारिश की चपेट में आ चुकी थी। उस दिन के बाद से लिया पूरी तरह अकेली हो गई थी, लेकिन अब कैरन के स्नेह से उसे पहली बार फिर से अपनापन महसूस हो रहा था।
कैरन ने फिर उसे अपने घर की एक सेरेमोनी के बारे में बताया, एक छोटी सी रिचुअल जिसमें हिस्सा लेने वाले को ही इस घर का हिस्सा माना जाता था। यह सुनकर लिया ने वहां हमेशा के लिए रहने का फैसला किया और अपने बाकी साथियों के साथ उस सेरेमोनी में शामिल होने का फैसला किया। लेकिन मार्टिन ने उस सेरेमोनी में हिस्सा नहीं लिया। वह अब भी उस घर में मीट के असली सोर्स के बारे में जानना चाहता था। रात होने पर जब सब लोग सेरेमोनी में व्यस्त थे, तब मार्टिन धीरे से नीचे उस रूम में जाता है जहां पर हर दिन मांस काटा जाता था। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, एक टेबल, कुछ टूल्स और फ्रीजर। लेकिन जब उसने पास रखे एक बड़े फ्रीजर का दरवाजा खोला तो उसके सामने जो नजारा था उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी टंगी हुई थी, जैसे कोई जानवर काटा गया हो। गुस्से और डर के साथ वह ऊपर की ओर जाता है जहां सेरेमोनी हो रही थी। अब जानना यह था कि इस मैंशन का राज क्या है और क्या वह लोग जीन को ढूंढ पाएंगे। मैंशन के लोग क्या उन्हें जिंदा छोड़ेंगे? जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कम से कम 100 कमेंट करवा दें। मिलते हैं अगले डेडली वीडियो में।